वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था, एक तो इलेक्ट्रॉन की चिरसम त्रिज्या, उसके बाद हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पहले हम केवल एक पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे कि एक पॉइंट चार्ज था, उसकी वजह से विभव कितना होता है Q अपॉन R, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q अपॉन R स्क्वायर। अब दो आवेशों का क्या बन गया, जोड़ा, जिसको ही हम बोल रहे हैं विद्युत द्वैध, जिसमें समान परिमाण है और विपरीत प्रकृति के हैं। तो विद्युत द्वैध बन गया, उसकी वजह से आघूर्ण होता है ये, जिसकी डायरेक्शन थी नेगेटिव से पॉजिटिव, और जिसका मात्रक था कूलम इनटू मीटर, और एक और मात्रक था डिवाइड, जिन दोनों में रिलेशन था। ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब इस डायपोल की वजह से विद्युत द्वैध के कारण किसी बिंदु पर हमें क्या याद करना है, विभव ज्ञात करना है। तो हेडिंग डालें, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विभव, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसके कारण किसी बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। विभव कैसी राशि है, अदिश या सदिश, अदिश, ठीक है। तो हेडिंग डालें और फिर उसके बाद इस चित्र को बनाना। हेडिंग डाल दी, इसके बाद इस चित्र को बनाएं, या चित्र को बाद में बना लेना। एक बार इधर देख लें कि एक द्विध्रुव रखा हुआ है, इधर प्लस क्यू आवेश है, इधर माइनस क्यू है, दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस है d, जिसमें इसका बीच का केंद्र है O, ये तो अक्ष कहलाती है, और उसके केंद्र से जाने वाली अक्ष के लंबवत रेखा, ये वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, निरक्ष कहलाएगी। तो हमने जो पॉइंट P लिया है वो ना ही अक्ष पर लिया है ना ही निरक्ष पर लिया है। हम क्या है, कोई पॉइंट पर्टिकुलर कहीं पर भी ले लेंगे उसको, ये क्या कहलाएगी, इसकी निरक्ष। इसकी जरूरत नहीं है इसलिए नहीं बना रहा हूं मैं उसको। तो इसमें अगर थीटा इक्वल टू 0 हो जाए तो पॉइंट P किस पर आ जाएगा, अक्ष पर, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाए 90, तो वो किस पर चला जाएगा, ये P पॉइंट निरक्ष पर। थीटा कौन सी डायरेक्शन से लेना है, इसकी प्लस क्यू आवेश की वाली दिशा से, ठीक है। इधर ये वाला थीटा नहीं होता, प्लस वाली दिशा में, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन इधर है और ये वाली डायरेक्शन किसकी है, P की, डायपोल की, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो दोनों इस बिंदु से जाते हुए सदिश जो होंगे उनके बीच का एंगल ही किसका काम करेगा, थीटा का। यहाँ पर तो इसमें आता हुआ होगा, तो ये वाला थीटा नहीं लेना है, ये वाला थीटा लेना है। तो बिंदु O से थीटा कोण पर तथा स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट ले लिया हमने P, जिसके निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक कितने हो जाएंगे, r, थीटा। इस पर हमें विभव को ज्ञात करना है। तो विभव किस किस की वजह से होगा, दो आवेश हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, उन आवेश की वजह से होगा। तो इस प्लस क्यू आवेश से हमने डिस्टेंस मान ली r1 इसकी, और माइनस क्यू की वजह से हमने आवेश की दूरी, उस बिंदु P की दूरी मान ली r2। तो प्लस क्यू अभी लिखना नहीं है, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा बताओ, P पर विभव, बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, V1 से रिप्रेजेंट कर दिया, k q अपॉन r1, k q अपॉन r1, किसकी वजह से, q आवेश की वजह से, माइनस q आवेश के कारण, माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू k q अपॉन r। तो k कितना आवेश है, माइनस q अपॉन कितनी दूरी पर, r2 दूरी पर, इक्वेशन नंबर 2। तो टोटल विभव कितना हो जाएगा, अतः
बिंदु P पर कुल विभव कितना हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2, अदिश राशि सीधा सीधा ये जुड़ जाएगा, तो KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन कितना हो जाएगा R2। तो यहाँ पर हम KQ को बाहर निकालेंगे, R1 R2 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा R2 माइनस के R1। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको बोल दिया हमने थर्ड, इस तरह से। अब देखें यहाँ पर इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस होती है वो कितनी है, स्मॉल d है, और d किसमें था, d एंगस्ट्रम में था, ये ध्यान रखना, किसमें था, एंगस्ट्रम में था। तो एंगस्ट्रम में होने की वजह से मतलब ये दोनों आवेश जितने दूर आपको दिख रहे हैं वास्तव में ये बहुत नजदीक हैं, ये किधर की ओर टेंड कर रहे हैं, बिंदु O की ओर टेंड कर रहे हैं, मतलब ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर संपाती है और ये भी यहीं पर ही संपाती है, बहुत क्लोज है एक दूसरे के। तो ये भी एंगल लगभग कितना हो जाएगा थीटा, और ये भी एंगल कितना होगा यहाँ पर थीटा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी पर संपाती हैं। और जब हम द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस बिंदु O से इस पर लंब डालते हैं, एक तो इसको बोल दिया OM लंब, और एक लंब इस पर डालते हैं, कौन सी रेखा पर, R1 वाली रेखा पर। इस तरह से इस पर लंब डालेंगे, इस तरह से बाहर की ओर लंब आएगा, यहाँ तो लंब डलेगा ही नहीं तो इसको बढ़ाते हुए लंब डाल दिया जाएगा, इस तरह से ये लंब हो जाएगा, इसको बोल दिया हमने M और इसको बोल दिया N। ठीक है, M और इस पर बोल दिया हमने ON लंब डाल दिया। अब देखें इसमें यहाँ पर एक चीज देखना, लंब डालने से मतलब क्या रहा, यहाँ पर ये दोनों बहुत ही संपाती हैं, तो एक चीज यहाँ पर देखना कि MP है, MP वो बराबर हो जाएगा किसके, OP के, MP है वो OP के बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, NP के, और तीनों ही किसके बराबर हैं, स्मॉल r के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लंब जो डाले हैं, लंब से मतलब मात्र के बराबर रेखाएं, यहाँ से इस पर लंब डाला मतलब ये इसके बराबर हो गए, और यहाँ से इस पर लंब डाला इस रेखा के बराबर ये वाली रेखा है। अरे भाई दो समांतर रेखाएं, तब तो ये दोनों यहाँ पे डाल दिया लंब, तो ये दोनों इधर का भाग बराबर हो जाएगा, लेकिन इस तरह से रेखाएं जा रही हैं दो। अब दोनों को हमें पार्टनर बराबर करना है कि मतलब ये भी r के बराबर हो, ये भी r के बराबर हो, तो एक रेखा से हमने दूसरी रेखा पर क्या डाल दें, लंब डाल दें, तो जहां पर लंब डलाए वहां तक की रेखाएं वो कैसी हैं, वहां पर बराबर होती हैं, ध्यान रखना। तो ये इसके बराबर हो गया और ये r के बराबर हो गया। तो देखें हमें यहाँ पर R2 और R1 की वैल्यू निकालनी है, तो R1 और R2 की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि R1 R2 हमारी तरफ से माने गए हैं, वास्तव में तो जो दूरी दी गई होगी वो कहां से दी गई होगी, केंद्र से, कि केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर तथा थीटा कोण पर एक पॉइंट है, उस पर विभव का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे आएगा क्वेश्चन। ये थोड़ी देगा कि प्लस q से R1 डिस्टेंस है, माइनस q से R2 डिस्टेंस है, ये तो हमारी तरफ से मानी गई हैं, तो दोनों को यहाँ से सूत्र से गायब करना होगा, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, द्विध्रुव के कारण विभव को निकाल पाएंगे। तो पहले इस चित्र को बनाओ, अब बनाओ इस चित्र को, फिर इसमें लिखेंगे इन पॉइंट को नाम दे देना, यहाँ पर इसको ए पॉइंट बोल दिया यहाँ पर, और इसको बोल दिया बी पॉइंट। तो यहाँ पर ये तीनों कोण लगभग बराबर हैं, कौन कौन से, कोण ओ बी पी बराबर होगा लगभग, लगभग वाला साइन लगाना, कौन सी के बराबर, ए ओ पी, और ये लगभग बराबर होगा किसके, जेड ए पी, जेड ए पी। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा, तीनों ही बराबर हैं थीटा के। क्यों, चूंकि है डी है वो टेंट कर रहा है, डी है वो किसमें है, एंगस्ट्रम में, ये ध्यान रखना, मतलब एक दूसरे पर संपाती हो जाएंगे बिंदु, लगभग संपाती, एकदम एग्जैक्ट ओ पॉइंट पर नहीं होंगे, ए और बी कुछ दूरी पर होंगे, लेकिन वो दूरी बहुत ही कम होगी, ये ध्यान रखना, तभी हमने इन कोणों को बराबर लिया है थीटा के।
थीटा के बराबर लिया है। तो इस चीज को भी साइड में लिख देना, इन दोनों चीजों को, चित्र जहां पर बनाया है। और चित्र को बनाने के बाद फिर इसमें लैंग्वेज लिखनी है हमें। लेकिन इसमें लैंग्वेज, माना एक द्विध्रुव z अक्ष पर रखा हुआ है, माना एक द्विध्रुव z अक्ष पर रखा हुआ है तथा मूल बिंदु O से, तथा मूल बिंदु या केंद्र बिंदु O से प्लस q व माइनस q आवेश की दूरी, तथा मूल बिंदु O से प्लस q व माइनस q आवेश की दूरी d/2 है। बिंदु O से कितनी दूरी है प्लस q और माइनस q आवेश की, d/2, तो दूरी d/2 है। द्विध्रुव के केंद्र O से द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए, विभव का मान ज्ञात करने के लिए माना OP रेखा z अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, माना OP रेखा z अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, तथा प्लस q व माइनस q आवेश की बिंदु P से दूरियां, तथा प्लस q व माइनस q आवेश की बिंदु P से दूरियां क्रमशः r1 व r2 हैं, क्रमशः r1 व r2 हैं। r1 व r2 हैं। इसके बाद पूरा लिख दें इधर का, प्लस q, तब प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, और समीकरण नंबर 3 तक पूरा लिख दें उसको। जिन्होंने चित्र को कंप्लीट नहीं किया करें उसको। डी पे एंगस्ट्रॉम लेवल में, और जो पॉइंट लिया जा रहा है आर, वो सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। तो आर है वो डी के सापेक्ष तो क्या होगा, ऑलवेज क्या बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़ा है आर, इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी। समीकरण 3 तक लिखें पहले। समीकरण 3 तक लिखने के बाद लिखना, अतः R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D पर
आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी पर, समीकरण 3 के बाद लिखना है, अतः आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए एपी व बीपी पर, एपी व बीपी पर, एपी व बीपी पर क्रम से लंब ओ एन व ओ एम डालते हैं, ओ एन व ओ एम डालते हैं, ओ एन व ओ एम डालते हैं। देखो ये R2 तो पूरी है, ये ध्यान रखना, R2 यहां से लेकर यहां तक है, इसी तरह से जो R1 है यहां से लेकर यहां तक है, प्लस क्यू आप इससे डिस्टेंस ली गई है R1 और R2, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो लंब डालना है तो यहाँ से MP की जो दूरी है ये वाली R हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, और ये वाली भी यहाँ से यहाँ तक की PN वाली भी कितनी हो जाएगी R, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। इसको शो करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो रहने देना, ज्यादा वैसा हो जाएगा ये बड़ा बड़ा सा चित्र। तो AP व BP पर क्रम से लंब कौन कौन से, एक तो OM व OM डालते हैं, तब ये लिख दो, तब MP इक्वल टू OP इक्वल टू NP इक्वल टू R होगा। अब हमें यहाँ पर R2 और R1 दोनों की वैल्यू निकालनी है R की फॉर्म में, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ तक लंब डाल दिया हमने, अब इनमें दो चित्रों को पकड़ रहे हैं हम, इनको, ये वाला कोण कितने का होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि शीर्षभूमिक कोण है। तब कौन कौन सा त्रिभुज, ऊपर वाला कौन सा है त्रिभुज ANO, ANO से, इस त्रिभुज से देखते हैं, इस त्रिभुज में हमें ये वाली भुजा पता है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कौन सी की, AN की। ये कौन रहा, कर्ण या लंब या आधार, 90 के सामने तो कर्ण है, थीटा के सामने लंब है, ये आधार रहा, आधार का संबंध हमें कर्ण से निकालना है। तो आधार और कर्ण में संबंध कौन सा होता है, cos थीटा, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार कितना होगा यहाँ पर बताओ, AN अपॉन कर्ण कितना है d/2, ठीक है। तो यहां पर AN कितना आ जाएगा हमारे पास, AN आ जाएगा d/2 cos थीटा, कितना आ जाएगा d/2 cos थीटा। चूंकि यहां से देखें कि टोटल जो R है, या हम ये लिख सकते हैं NP है, उस NP को हम कैसे लिख सकते हैं, NP को ऐसे लिख सकते हैं क्या, NA प्लस AP, NA प्लस AP, क्यों, NA तो हमारे पास कितना आ गया d/2 cos थीटा, प्लस AP कितने के बराबर है हमारा, R1 के बराबर, और NP पूरी कितने के बराबर है, R के बराबर। यहां से हम R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, R माइनस d/2 cos थीटा, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। R1 है वो किसकी टर्म में आ गया, R की टर्म में, यही काम करना था हमें। तो इसका त्रिभुज का यूज करते हुए हमने वो चीज कैलकुलेट कर ली। इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 4, करें इसको, फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे नीचे वाला, सिंपल है। R1 और R2 निकालने हैं R की फॉर्म में, तो R1 तो निकाल लिया, अब R2 निकालना है, वो नीचे वाले चित्र से निकलेगा। इसको कंप्लीट कर दो। त्रिभुज अब कौन से नीचे वाले को देखते हैं, O B और कौन सा M से, O B M से। इसमें हमें ये वाली तो दे रखी है, ये निकालनी BM, वही है आधार, तो आधार बटे कर्ण तो वही निकलेगा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार इस वाले त्रिभुज के लिए कितना हो जाएगा, ये वाला BM अपॉन कर्ण कितना होगा, कर्ण होगा 90 के सामने, 90 कौन सा है इसमें, ये वाला 90 है, तो इसके सामने हो जाएगा d/2, तो BM इक्वल टू कितना आ जाएगा d/2 cos थीटा, d/2 cos थीटा। तो इसके लिए हम फिर से लिखते हैं किसको, BP को, किसको लिखेंगे, BP को। तो BP को हम दो रूप में लिख सकते हैं, BM प्लस MP, पहले की तरह BP को MP प्लस BM, इस तरह से
Pm कितने के बराबर है? Pm d बाई टू कॉस थीटा के बराबर। Mp कितने के बराबर होगा? Mp r के बराबर। और Bp पूरी कितनी के बराबर है? माइनस क्यू से P की डिस्टेंस कितनी ले रहे थे हम? R2। तो R2 इक्वल टू कितना आ गया? R प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। ये आ रहा है R माइनस डी बाई टू कॉस थीटा और वो आ रहा है R प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर इस पर डाल देंगे 5। करें इसको। अब R1 आ गया, R2 आ गया, दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है समीकरण 3 में। ऐसे ही आपने 12th में किया होगा, सेम वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा। ज्यादा से ज्यादा चित्र आपने वैसा बना दिया होगा क्षैतिज रूप में। ये हमने ऊर्ध्वाधर बनाया है, खड़ा हुआ चित्र आपने तो क्षैतिज रूप में बना दिया होगा, हॉरिजॉन्टल। मेथड यही होगा, इसी तरह से निकाला होगा। तो ये भी लिख दिया R1 और R2। तो समीकरण 3 में इनकी वैल्यू पुट करेंगे। समीकरण 3 में कौन कौन सी से? 4 व 5 से मान रखने पर, समीकरण 4 व 5 से मान रखेंगे तो V इक्वल टू कितना था वो? KQ R2 माइनस के R1 अपॉन R1 R2। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे KQ Q R2 माइनस R1, R2 रखेंगे माइनस R1 करेंगे तो रखें इसको d बाई टू कॉस थीटा प्लस R माइनस, और यहां पर कितना है? R माइनस के d बाई टू कॉस थीटा। इस तरह से अपॉन में R1 R2, तो d बाई टू कॉस थीटा R प्लस d बाई टू कॉस थीटा और ये R माइनस के d बाई टू कॉस थीटा। R1 और R2 दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। यहां तक लिखें, दोनों की वैल्यू हमने यहां पर पुट की है। अब देखो इसमें आगे कि V इक्वल टू के क्यू डी बाई टू कॉस थीटा, और ये भी प्लस में आएगा, R से R कैंसिल आउट होगा तो डी बाई टू कितना हो जाएगा? डी कॉस थीटा। तो डी कॉस थीटा बचा, नीचे बचेगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से आएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो कितना हो गया ये? इतना। चूंकि डी है, आर की तुलना में जो डी है वो वेरी वेरी, या ये कहें कि डी है वेरी वेरी ग्रेटर देन है डी, और ये एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में है। तो 10 की पावर माइनस 10 और 10 की पावर स्क्वायर हो रहा है 10 की पावर माइनस 20, तो इसकी तुलना में ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी? नेग्लिजिबल। अतः आर स्क्वायर के सापेक्ष हमने इस टर्म को कितना कर दिया? नेग्लिजिबल। डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानने पर तो ये कितना हो जाएगा? v इक्वल टू के क्यू इंटू डी कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। क्यू इंटू डी आगे से इंटू दूरी, उनके बीच की दूरी, इसको लिख सकते हैं p, के पी कॉस थीटा अपॉन किसमें आ जाएगा? आर स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? विभव का मान। यही तो पढ़ा है आपने, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लिखें यहां तक कंप्लीट इसको।
और इसमें लिख देना समीकरण कौन सी हो जाएगी, ये वाली 6 हो जाएगी क्या, 6। और लिख देना उपरोक्त समीकरण विद्युत द्विध्रुव के कारण, उपरोक्त समीकरण किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण r, थीटा पर स्थित, इस तरह से लिख देना P r, थीटा, इस तरह से r, थीटा पर स्थित बिंदु पर विभव के मान को व्यक्त करती है। उपरोक्त समीकरण विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P r, थीटा पर विभव के मान को व्यक्त करता है। अब इसमें केस फर्स्ट देखते हैं। देखें, अगर वो पूछे अक्ष पर कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, तब समीकरण 6 से, अक्ष पर थीटा इक्वल टू 0, तब समीकरण 6 से कितना आएगा बताओ, v इक्वल टू के पी कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो अक्ष पर तो विभव का मान कितना आएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। और निरक्ष पर बात करें तो निरक्ष के लिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, निरक्ष कौन सी होती है, ये वाली निरक्ष होगी यहाँ पर, तो इसके लिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ से इधर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए v इक्वल टू कितना हो जाएगा, समीकरण 6 से 0, क्योंकि cos 90 कितना हो जाएगा, 0। थीटा इक्वल टू 90 पर 0, तो ये तो क्या रहेगा, न्यूनतम, और ये रहेगा अधिकतम। अधिकतम तो अक्ष पर रहेगा विभव का मान, और न्यूनतम कहां पर रहेगा, निरक्ष पर। मतलब यहां से जब यहाँ की ओर चलते रहेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम है, इधर की ओर चलते रहेंगे तो वो कैसा होता जाएगा, कम होता हुआ जाएगा। उल्टा कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की ओर चलेंगे तो वो बढ़ता हुआ जाएगा, और मैक्सिमम कहां पर मिलेगा, हमें अक्ष पर मिलेगा। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट हो गया विभव का मान। इसके बाद इसी के लिए विद्युत द्विध्रुव के लिए हमें किसका मान निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है, वो निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।